झारखंड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में रेल का जो परीक्षा होता है हमारे सरकारी विद्यालयों में, उसके ऊपर जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, जो कल साइंस और सोशल साइंस का एग्ज़ाम होने को है, उस दृष्टिकोण से एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यूँ कह सकते हैं कि यही सवाल एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। उस तरीके के सवालों को हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि रेल और तथा कक्षा 10 से रिलेटेड जुड़ी हर वीडियो जो है वो आप तक पहुंचा सकें। तो कल साइंस का रेल का एग्ज़ाम है क्लास 10 के लिए, तो उसका कौन कौन सा सवाल आ सकता है एग्ज़ाम में, या यूँ कहें कि कल के एग्ज़ाम में आने वाले सवाल को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। जिसमें पहला सवाल है, कौन सा तत्व केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है? पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा जिंक, तीसरा आयरन और चौथा कॉपर। तो इसका सही उत्तर होगा सोडियम। यानी सोडियम को जो है वो केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि ये वायु के संपर्क में आते ही हवा के साथ यानी वायु के साथ अभिक्रिया करके तेजी से आग पकड़ लेता है। इस वजह से इसे केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। अगला सवाल है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? यानी कि कौन कौन सा विधि है जिससे हम लोग लोहे को जंग से बचा सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है ग्रीस लगाकर, दूसरा है पेंट लगाकर, तीसरा है जिंक की परत चढ़ाकर और चौथा है सभी। तो ये सारे विधि का प्रयोग किया जाता है किसी लोहे को जंग से बचाने के लिए, इसलिए इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। तीसरा सवाल है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? यानी कि यहाँ जो दिए हुए हैं ऑप्शन, उसमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों में पाए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है इंसुलिन, दूसरा है थायरोक्सिन और तीसरा है एस्ट्रोजन और चौथा है साइटोकाइनिन। तो ये जो तीन है इंसुलिन, ये इंसानों में यानी कि इंसानों और जानवरों में पाए जाते हैं, लेकिन पेड़ पौधा में जो पाए जाते हैं वो है साइटोकाइनिन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। पहला है अमीबा, दूसरा है ईस्ट, तीसरा है प्लाज्मोडियम और चौथा है लेशमानिर। तो इसका सही उत्तर होगा ईस्ट। यानी ईस्ट जो है वो अलैंगिक जलन मुकुलन द्वारा होता है। पांचवा सवाल है, पराग कोश में होते हैं। पहला है ऑप्शन बाह्य दल, दूसरा है अंडाशय, तीसरा है अंडप और चौथा है परागकण। तो इसका सही उत्तर होगा परागकण, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद छठा सवाल है, निम्न में से कौन सा पादप विद्युत नहीं, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, विद्युत होना चाहिए, विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? यानी कि यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से विद्युत शक्ति को जो नहीं दर्शाता है, यानी विद्युत शक्ति को जो नहीं रिप्रेजेंट करता है, नहीं दर्शाता है, उसको बताना है। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये आई जो है वो आई स्क्वायर होगा, टाइपिंग एरर है, आई स्क्वायर। पहला ऑप्शन में आई स्क्वायर आर है, ये होता है। दूसरा है आई आर स्क्वायर, ये नहीं होता है विद्युत शक्ति में, इस वजह से ये इसका सही उत्तर जो होगा वो आई आर स्क्वायर होगा। इसके बाद अगला सवाल है कि किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है? यानी किस प्रकार जो है उसको जोड़ा जाता है कि विद्युत परिपथ में कितना विभवांतर जा रहा है उसको माप सके, उसके लिए इसको किस क्रम में जोड़ा जाएगा? तो इसका आंसर होगा, ये वोल्टमीटर को परिपथ में उन दो बिंदुओं के साथ समांतर क्रम में, यानी किस क्रम में? तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जिससे बीच विभवांतर मापा जाता है। यानी दोनों के बीच में विभवांतर मापने के लिए
जो विद्युत परिपथ है उसको समांतर कर्ण में जोड़ना होगा। इसका सही उत्तर जो होगा वो समांतर कर्ण, लेकिन ये लिखने वाला सवाल जवाब है, इस वजह से इसको पूरा लिखना पड़ेगा। अगला सवाल है, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? यानी द्विखंडन जो है वो बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। हम लोग इसको पहले शॉर्ट में समझ लेते हैं, द्विखंडन कहते किसको है। तो द्विखंडन जो एक से विभाजित होकर, एक से विभक्त होकर, यानी एक जो कोशिका होता है उससे टूटकर अलग अलग कोशिकाओं निर्माण करता है, उसको हम लोग द्विखंडन कहते हैं। यानी एक से टूटकर दो का निर्माण करेगा। और बहुखंडन यानी बहुत सारे कोशिका टूटकर आपस में कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग बहुखंडन कहते हैं। तो इसका आंसर होगा, द्विखंडन में एकल कोशिका को समान दो भागों में विभाजित किया जाता है। यानी एक कोशिका जो होगा वो समान दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगा, जबकि बहुखंडन जो है वो एक एकल कोशिका कई छोटे छोटे कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। यानी कि एक कोशिका होगा और वो छोटे छोटे टुकड़ों में बहुत सारे कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगी। और द्विखंडन जो होगा वो सिर्फ एक के बाद वो दूसरे कोशिकाओं में सेम अनुपात में विभाजित होगा, उसको द्विखंडन कहते हैं। तो बहुखंडन और द्विखंडन किस प्रकार आपस में भिन्न हम लोग समझ लिए। अब आगे समझते हैं अगला सवाल, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? यानी हम लोग जानते हैं कि जो खाना हम लोग खाते हैं उस खाने में आयोडीन युक्त नमक होना चाहिए। यानी जो जिस नमक का हम लोग प्रयोग कर रहे होते हैं उस नमक में आयोडीन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आयोडीन ना हो तो क्या होता है, तो आखिर आयोडीन खाने के लिए क्यों सलाह दिया जाता है उसके बारे में। तो इसका सही उत्तर होगा, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि आयोडीन थायराइड ग्रंथियों के उचित कार्य के लिए आवश्यक होता है। यानी कि जो थायराइड हमारे शरीर में जो थायराइड ग्रंथि होते हैं उन थायराइड ग्रंथियों को आयोडीन की ज़रूरत होती है ताकि वो अच्छे से कार्य कर सकें। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो सकता है। यानी अगर हम लोग आयोडीन नहीं लेते हैं तो आयोडीन से हमें घेंघा रोग हो सकता है। इस वजह से हमें आयोडीन युक्त नमक ही यूज करने के लिए सलाह दिया जाता है। अगला सवाल है, धातु और अधातु में रासायनिक एवं भौतिक अंतर लिखें। यानी धातु में भी और अधातु में भी, दोनों का हमें अंतर बताना है और भौतिक और रासायनिक दोनों का अंतर बताना है। यानी धातु का भी रासायनिक गुण बताना है और भौतिक गुण, और उसी तरीके से अधातु का भी भौतिक गुण और रासायनिक गुण में अंतर बताना है। तो हम लोग सबसे पहले भौतिक गुण समझते हैं। तो भौतिक गुण के अंदर धातु, ये आमतौर पर ठोस, चमकदार, आघातवर्धनीय और तन्य होते हैं। जो धातु होते हैं वो कठोर होते हैं, उसमें विशेष चमक होती है, कुछ अपवाद को छोड़कर उसमें चमक होते हैं, वो आघातवर्धीय होते हैं और साथ ही साथ ये तन्य होते हैं। ये ऊष्मा और विद्युत के अच्छे सुचालक भी होते हैं। यानी इसमें से विद्युत जो है वो प्रभावित होकर आसानी से ट्रेवल करता है। और यही अधातु के जो गुण हैं ये ठोस, द्रव या गैस हो सकते हैं। यानी ये ठोस अवस्था में भी हो सकते हैं, द्रव अवस्था में भी हो सकते हैं और गैसीय अवस्था में भी हो सकते हैं। ये आमतौर पर भंगुर होते हैं। यानी कि अगर इसमें हम लोग हथौड़ा मारे तो ये चूर हो सकता है और इनमें चमक नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद हैं जिसमें अधातु जो है वो अधातु होते हुए भी उसके अंदर चमक होता है और वो भंगुर नहीं होते हैं। जैसे हीरा जो है हमारा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, लेकिन वो अधातु के श्रेणी के अंदर आता है। तो वो कुछ अपवाद है, अपवादों को छोड़कर बाकी ये सारे गुण होते हैं। ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। यानी इसमें से जो है ऊष्मा और विद्युत जो है वह प्रभावित नहीं होते। यानी कि अगर हम लोग एक ही सिरे को अगर गर्म करेंगे तो दूसरा सिरा गर्म नहीं होगा, क्योंकि ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। इसके बाद हम लोग रासायनिक अंतर देखेंगे। तो पहला रासायनिक अंतर जो है वो धातु के, ये आमतौर पर इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं और धन आयन का निर्माण करते हैं। इनमें ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और अधातु का जो गुण है ये आमतौर पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। इनके ऑक्साइड अम्लीय या उदासीन प्रवृत्ति के यानी प्रकृति के होते हैं। इसके बाद है अगला सवाल, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। यानी उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं और उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण भी देना है।
तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो पूरा स्क्रीन पे आ नहीं रहा है, तो हम बता देते हैं, नोट डाउन कर लेना। उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। वैसे अभिक्रिया को हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल होगा एल्युमिनियम ऑक्साइड और दूसरा है जिंक ऑक्साइड। इसके बाद आखिरी सवाल है जो शायद 5 नंबर का है। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट, यहाँ पर स्रोत होना चाहिए, स्रोत से कितनी धारा लेगा, यानी कि विद्युत से वो कितना धारा लेगा, उस धारा का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। तो जो दिया हुआ है सबसे पहले उसको हम लोग देखते हैं कि दिया हुआ है हमारे पास प्रतिरोध जो है वो 1200 ओम दिया हुआ है और साथ ही साथ विभवांतर यानी जिसको हम लोग वोल्टेज जो है हमारे पास 220 वोल्ट है। हमने विद्युत धारा करंट I मान लिया, यानी कि हमें I का मान ज्ञात करना है, उसको विद्युत धारा को हम लोग I मान लेते हैं और दूसरा स्टेप में ओम के नियम का उपयोग करते हुए हम लोग बनाएंगे। ओम का नियम कहता है क्या है कि V इज इक्वल टू आई आर। ये जो है वो ओम का नियम है जो नीचे लिखा हुआ है। तो V इज इक्वल टू आई आर। तीसरा है कि इस फॉर्मूला में हम लोग सीधे यानी V इज इक्वल टू आई आर यहाँ जो दिया हुआ है, तो इस V इज इक्वल टू जो आई आर है इसको हम लोग आगे पीछे लिख सकते हैं। जैसे V इज इक्वल टू आई आर हमारे पास दिया हुआ है, तो इस I को बराबर के हम लोग इधर लेते आते हैं, तो V बटा I हो जाएगा बराबर R। और उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीपल अगर हम लोग करते हैं तो क्रॉस मल्टीपल करने के पश्चात, अच्छा ये ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, हम लोग शॉर्ट में देखते हैं। यहाँ पर V इज इक्वल टू आई आर दिया हुआ है, आर को अपने जगह पर रहने, आर को जो है वो बराबर के इधर लेते आते हैं, तो वो इधर गुना में है, इधर इसमें आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो V बाय आर इज इक्वल टू आई, यानी आई बराबर जो होगा V बटा आर, जो यहाँ पर लिखा हुआ है आई इज इक्वल टू V बटा आर। इसके बाद हमारे पास विभवांतर क्वेश्चन में दिया हुआ था 220 वोल्ट और धारा भी दिया हुआ था हमारे पास 1200 ओम। जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के पश्चात इसका सॉल्यूशन होके निकलेगा 0.1833 और विभवांतर बटा ओम अगर रहे तो हम लोग उसको लिखते हैं एम्पियर में। तो इस वजह से इसके लास्ट में एम्पियर, यानी धारा का मान हमेशा एम्पियर में होता है, इस वजह से यहाँ लास्ट में एम्पियर लिखा हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा I इज इक्वल टू 0.1833 एम्पियर। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो भी नए विद्यार्थी हैं इस चैनल को देख रहे हैं, क्लास 10 के विद्यार्थी जो तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, वो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला जो 2026 में जो एग्ज़ाम है उसका तैयारी इस चैनल पे बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट का।